तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले कोडी रोड्स एंड जॉन सीना से। एलिमिनेशन चेंबर में हील टर्न करने के बाद जॉन सीना कोडी रोड्स के मल्टीपल सेगमेंट्स हमें देखने को मिले। 3 सेगमेंट्स में बिल्कुल फेस टू फेस वाले। एक में सीना ने कुछ नहीं बोला, दूसरे में भी कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे में कोडी को अपर हैंड मिला था। कोडी का थीम एंड में हिट हुआ था एंड अभी तीसरे वाले में कोडी रोड्स ने भाई एंड में क्रॉस रोड्स हिट कर दिया। तो तुम देखोगे तो लास्ट पिछले 2 हफ्तों में कोडी रोड्स को अपर हैंड मिला है। अब ऐसे में कोडी रोड्स भाई जॉन सीना के लिए उल्टी गिनती गिन रहे हैं। अभी जैसे जैसे रेसलमेनिया करीब आएगा इनकी बिल्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है एंड अगर जॉन सीना अपीयर होते हैं भाई तो होपफुली शायद एक बहुत ही आइकॉनिक मैच की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कोडी रोड्स उल्टी गिनती कैसे कर रहे हैं भाई? कोडी रोड्स एक ट्वीट करते हैं, आप देख सकते होगे। कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ से फोटोज पोस्ट करते हैं अपने और सीना के सेगमेंट की एंड यहाँ पे लिखते हैं 19 क्या है भाई? तो हम लोग 19 दिन दूर है रेसलमेनिया से एंड कोडी रोड्स होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 19 दिन बाद रेसलमेनिया में भी सेम हालात करने वाले हैं जॉन सीना के। जॉन सीना को कुछ इसी तरीके से वो क्रॉस रोड्स लगा के स्ले कर देंगे, लेकिन वहाँ पे अंतर ये होगा कि कोडी रोड्स कोट में नहीं होंगे, सूट पैंट में नहीं होंगे एंड वहाँ पे अंतर ये होगा कि कोडी रोड्स पिन करने के लिए नीचे भी जाएंगे एंड 1 2 3 भी करने की कोशिश करेंगे। बस क्वेश्चन है कि क्या जॉन सीना किकआउट कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू कोडी रोड्स 19 दिन बचे हैं एंड या तो 19 को 19 दिन जॉन सीना की बजाने वाले हैं कोडी, या नहीं तो 19 दिन बाद एक फाइनल नेल इन द कॉफिन वाला सीन करेंगे कोडी एंड जॉन सीना के रेसलमेनिया ड्रीम्स को रून करेंगे बिकॉज आखिरी रेसलमेनिया एंड यहाँ पे भाई अगर जॉन सीना नहीं बनेंगे 17 टाइम चैंपियन सो देन इट्स ओवर फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन भाई इंडिया आ रही है या नहीं तो आ चुकी हैं, आई गेस आई अज्यूम आ चुकी हैं एंड अभी लिव मॉर्गन ने कुछ घंटों पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी एंड यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया था कि मुंबई के लिए फ्लाइट पे बैठ चुकी हैं। अब लिव मॉर्गन करने क्या आ रही है भाई? तो आपको मालूम है नेटफ्लिक्स वाली डील हुई है कंफर्म एंड अभी नेटफ्लिक्स पे WWE का कंटेंट शिफ्ट हो चुका है। फैंस काफ़ी हाइप्ड है। पहले मैं देख रहा था कि लोग काफ़ी कंसर्न थे कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्योंकि नेटफ्लिक्स इतना बेनिफिशियल दिख रहा है तो बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं एंड अभी और भी लोग शिफ्ट करेंगे बिकॉज इसको प्रमोट करने WWE सुपरस्टार्स भी आएंगे, टाइम टू टाइम आने वाले हैं, WWE इवेंट्स भी रखने वाली है। सो डेफिनेटली भाई आपको ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। फिलहाल लिव मॉर्गन इसी का पार्ट होने वाली है। लिव मॉर्गन इंडिया आ रही है, मुंबई आ रही है, तो मोस्ट लाइकली भाई हो सकता है प्रमोशनल सूट्स के लिए आ रही होंगी, हो सकता है किसी इवेंट के लिए आ रही होंगी, कुछ तो होगा बिकॉज मुंबई भर में भाई नेटफ्लिक्स WWE के बैनर्स लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि लिव मॉर्गन फ्लाइट पे बैठ चुकी हैं, ऐसा बोलूँ मैं, लैंड भी कर चुकी होंगी, इंडिया में अभी प्रेजेंट होंगी। इस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, लिव मॉर्गन इंडिया में होंगी एंड शायद वो अकेले नहीं होंगी, मे भी हो सकता है कि उनके साथ और भी कुछ टैलेंट्स होंगे। मे भी डोमिनिक मिस्टीरियो भाई उन्होंने पोस्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो भी साथ में होंगे। तो फिलहाल ये है एक मैसिव न्यूज़ एंड ऐसे आना जाना सुपरस्टार्स का लगा रहेगा भाई। अगर नेटफ्लिक्स वाली डील हल्की सी भी सक्सेसफुल होती है तो आपको मालूम ही है पोटेंशियल नेटफ्लिक्स का बताने की आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा नीड है, नहीं पता आपको तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी अगर आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बन जाओगे तो। हमने नेटफ्लिक्स की बात की है भाई, तो ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या कमेंट किया है वो मैं आपको बता दूं। काफी सारे लोग हमेशा एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या नेटफ्लिक्स का भी कोई इन्फ्लुएंस है WWE के क्रिएटिव डायरेक्शंस में, डिसीजंस में, क्योंकि ये बहुत ही मैसिव डील साइन हुई है। कितने तो इन्होंने बिलियंस पे किए हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, लंबी डील है, तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो होगा। साइरिस का आंसर जैसे इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन क्या ये क्रिएटिव डायरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? शायद नहीं। क्या है मैं आपको बता दूं भाई ट्रिपल एच क्या कहते हैं, आप देख सकते हो। ट्रिपल एच BBC न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहते हैं कि नेटफ्लिक्स का कोई भी इनपुट नहीं होता है भाई WWE के टीवी शोज में, उसके क्रिएटिव बुकिंग के अंदर बात करें तो। ट्रिपल एच सेज नेटफ्लिक्स हैज़ नो इनपुट ऑन द क्रिएटिव डायरेक्शन फॉर WWE's टीवी शोज। मतलब हाँ, ये लेंथ की बात करें तो शायद इनका इनपुट होता होगा, शायद हम बात करें प्रोडक्शन वगैरह में तो मे भी हल्का फुल्का इनपुट होता होगा, लेकिन क्रिएटिव डायरेक्शन की बात करें, सुपरस्टार्स की बुकिंग की बात करें, फ्यूड्स की बात करें तो उसमें नेटफ्लिक्स का कोई भी इनपुट नहीं है। एंड सही बोलूँ तो होना भी नहीं चाहिए भाई, इसके लिए एक अलग टीम है जब WWE के पास, जब लोग हैंडल करते हैं इसको, तो बाहर से इंटरफेरेंस ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, स्मूथ वर्किंग होगी, सब कुछ सही होगा। तो ऐसे में ट्रिपल एच कहते हैं कि नेटफ्लिक्स का कोई भी इनपुट नहीं होता, लेकिन साथ में ट्रिपल एच बात करते आने वाले टाइम में ये भी कहते हैं कि नेटफ्लिक्स लेंथ के ऊपर ना कहीं नजरें रखती है, नेटफ्लिक्स कंट्रोल करती है लेंथ को। मंडे नाइट रॉ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। शुरुआती में भाई हमने सुना था कि कुछ नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद कोई लिमिट नहीं है, मंडे नाइट रॉ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कितने के भी शोज प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली भाई 4 घंटे 5 घंटे तो नहीं जाने वाले हैं। अब तुम देखोगे 2.5 घंटे के ही शोज ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मली मंडे नाइट रॉ 3 घंटे का होता है, लेकिन अब 3 घंटे के शोज हो ही नहीं रहे भाई, 2.5 घंटे के शोज हो रहे हैं। तो कहना है ट्रिपल एच का कि नेटफ्लिक्स इस चीज़ को कंट्रोल करती है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन बात करें हम क्रिएटिव डायरेक्शन की, तो क्रिएटिव डायरेक्शन में
नेटफ्लिक्स का कोई इनपुट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड मैं आपको एक स्टैट बताने वाला हूँ भाई। रोमन ब्रॉक दोनों के फैंस के लिए है ये दोनों कितने बड़े वाले WWE लेजेंड है भाई, आपको इस स्टैट से मालूम चल जाएगा। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो कि भाई एक बंदे ने ट्वीट किया था, लिखता है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड वी आर गेटिंग अ वर्ल्ड टाइटल मैच एट रेसलमेनिया विदाउट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस फील्स अनरियल। कहना है भाई कि पहली बार होने वाला है भाई पिछले डेकेड में कि रेसलमेनिया में कोई वर्ल्ड टाइटल मैच है एंड उसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर नहीं है। मतलब या तो रोमन या नहीं तो ब्रॉक पिछले 10 सालों में भाई रेसलमेनिया में थे ही थे वर्ल्ड टाइटल मैचेस में, या तो यूनिवर्सल टाइटल मैच में या नहीं तो WWE चैंपियनशिप मैच में। आप खुद ही देखो भाई, रेसलमेनिया 31 में तो एक दूसरे के खिलाफ ही भिड़ रहे थे दोनों भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे रॉलिंस जीत गए थे मनी इन द बैंक कैसिन करके। 32 में रोमन थे भाई अगेंस्ट ट्रिपल एच, 33 में थे ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट गोल्डबर्ग, 34 में अगेन रोमन एंड ब्रॉक आमने सामने आए थे यूनिवर्सल टाइटल के लिए, 35 में लेसनर का मैच हुआ था भाई अपने इनसे सेथ रॉलिंस से। इसके बाद 36 में हमें देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर एंड मैकेंटायर का मैच, जहाँ पे मैकेंटायर जीते थे। 37 में रोमन रेंस ने बीट किया था डैनियल ब्रायन एंड एज को, दोनों को साथ में पिन किया था। 38 में अगेन रोमन ब्रॉक आमने सामने आए थे भाई डबल टाइटल मैच के लिए, दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप आमने सामने थी। 39 में रोमन ने कोडी को बीट किया था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एंड उसके बाद 40 में भाई कोडी ने रोमन को बीट किया था। इस मैच में भी रोमन थे चैंपियन, तो मैच के पहले थे, मैच के बाद नहीं थे। तो पिछले तुम देखोगे 9-10 साल में इन्हीं दोनों ने रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल मैचेस में पार्टिसिपेट किया है एंड दोनों कितने मैसिव नेम है, मैसिव लेजेंड्स है भाई, इससे भी साबित होता है। लेकिन अब रेसलमेनिया 41 में ये स्ट्रीक टूटने वाली है एंड रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक तो है ही नहीं है, रोमन रेंस भाई हैं लेकिन वो वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं है। रोमन है अगेंस्ट CM पंक एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो ये एक स्टैट था, कमाल का स्टैट था भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है जॉन सीना से रिलेटेड। जॉन सीना ने भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत ही मैसिव प्रॉमिस किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग हाइप अप होने वाले हो भाई। क्या है ये मैं आपको बता दूं। पीपल के साथ बात करते हुए जॉन सीना सेज वी कैन एक्सपेक्ट मोर अनप्रेडिक्टेबिलिटी अहेड। कहते हैं सीना, आई एम गोइंग टू से देयर्स मोर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन द वे। तो जॉन सीना कहते हैं कि मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होने वाली है। सीना का हील टर्न खुद में कितना अनप्रेडिक्टेबल था, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है तो मुझे नहीं पता भाई कि फैंस कितने पागल होने वाले हैं, दिमाग की माँ बहन हो जाने वाली है भाई। लेकिन ये पॉजिटिव साइन में मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है भाई कि WWE शायद कुछ ऐसे एंगल्स प्ले करने वाली है जो कि अभी तक हम सोच नहीं पा रहे हैं एंड मोस्टली रिवॉल्व करने वाली है अराउंड, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कोडी, सीना, रॉक इनके अराउंड ही, एंड रैंडी ऑर्टन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो फिलहाल जॉन सीना प्रॉमिस करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग आखिर WWE आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कौन सा एंगल्स प्ले कर सकती है जिससे जॉन सीना की ये जो स्टेटमेंट है अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली ये जस्टिफाई हो जाए। कोडी रोड्स ने जब बोला था भाई कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होगा एंड आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो हमने सोचा था कि हाँ कुछ तो होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा। सीना कोडी हमने सोचा था एक सेकंड के लिए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जॉन सीना यहाँ पे हील होंगे, बट गेस व्हाट, हियर वी आर। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्या हो सकता है, देखना होगा। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।